वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं WBCS 2021। 28 अगस्त को एग्जाम हुआ था। मेंस हिस्ट्री का क्वेश्चंस, उसके 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 50 के सॉल्व किए। इसमें से क्वेश्चन रह गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। टू मेजर क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वेयर। दो मेजर क्रॉप्स जो मुगल पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडिया, तो वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वो था और मेज यानी मक्का। तो ये रहा छूटा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, जो पार्ट 1 में था, होना था। तो आज हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 to 100 देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 51 से, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप अंडर द। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था 1946 में, और इसका मुख्य उद्देश्य ही था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वह बॉडी था दोस्तों जिसका मुख्य काम था कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, यानी कि संविधान। अगर संविधान किसने बनाया है बोलने से, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही बॉडी ने बनाया, जिसमें मेंबर थे मुख्य रूप से BR अम्बेडकर थे और जवाहरलाल नेहरू थे। दो नेशनलिस्ट बड़े लीडर्स हमारे नहीं थे, वह था गांधी जी और एक था सुभाष चंद्र बोस। ज्यादातर सभी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स या दूसरे पार्टीज के भी बड़े बड़े लीडर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे, लेकिन ये दो बड़े लीडर्स मौजूद नहीं थे। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का हुआ करता था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को 1946 में भारत में भेजा था। तो इसमें 3 मुख्य रूप से सदस्य थे। पहला सदस्य था पैथिक लॉरेंस, और यही चेयरमैन या प्रेसिडेंट भी था इस कैबिनेट मिशन प्लान का, और यही चेयरमैन या प्रेसिडेंट भी था इस कैबिनेट मिशन प्लान का। दूसरे व्यक्ति थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे व्यक्ति थे AV अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान में, जिसके चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। दोस्तों अगर आपको याद होगा, ये तीनों ही मेंबर्स थे क्रिप्स मिशन में भी। 1942 में आया था ना क्रिप्स मिशन, उसमें भी ये तीनों थे, लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट था स्टेफर्ड क्रिप्स। उसी के नाम से ही तो क्रिप्स मिशन पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द रशियन मर्चेंट ट्रैवलर निकितिन विजिटेड साउथ इंडिया। 15th सेंचुरी में विजिट किया था दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा 15th सेंचुरी। निकितिन एक रशियन ट्रैवलर था। क्वेश्चन नंबर 53 सेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जहां से इंडियन हिस्ट्री एक्चुअली में शुरू होता है हमारा, उसका सबसे बिगेस्ट साइट है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वेयर बैकबोन्स ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन? विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन क्या था? तो करेक्ट आंसर का होगा ऑप्शन सी, नयंकर एंड अयागर। क्वेश्चन नंबर 55 सेज, वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1896 में। और इस सेशन का अध्यक्षता किया रहीमतुल्लाह सयानी ने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसी पेपर में आ चुका है। सवाल था कि हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो यही रहीमतुल्लाह सयानी ही था, और फर्स्ट था बदरुद्दीन तैयब जी। और इस सेशन में वंदे मातरम को गाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम के बारे में थोड़ा और ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं जानकारी। वंदे मातरम इट इज ए पोएम, और ये पोएम प्रकाशित हुआ था आनंद मठ नामक एक बुक में। 1882 में वो बुक पब्लिकली प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी बोले या फिर चट्टोपाध्याय बोले, बात देखिए दोस्तों। तो वंदे मातरम का लेखक कौन हुआ? यही बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ का लेखक यही बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ इस बुक में किस बारे में लिखा गया है? सन्यासी रेबिलियन हुआ था दोस्तों, उसी बारे में आनंद मठ में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following organization was not established, याद रहे, by BR अम्बेडकर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीरो क्लब। जीरो क्लब को BR अम्बेडकर के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया।
और बाकी ये जो तीन है ना, डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट, समाज समता संघ, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, इन तीनों को बी आर अम्बेडकर ने ही ऑर्गेनाइज किया था। डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज किया था 1924 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था जो भी डिप्रेस्ड क्लास थे यानी कि दलित लोग जो थे उनके एजुकेशन के लिए यह काम किया था। समाज समता संघ ये स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। तो इनका मुख्य उद्देश्य था इस ऑर्गेनाइजेशन का समता का बात यानी इक्वालिटी का बात, जो भी वंचित लोग थे सोसाइटी से उनका सोशल इक्वालिटी का बात करता था। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, और नाम से ही पता चलता है ये भी एजुकेशन को लेकर बात करता था। किसका? एसटी एससी और जो भी दलित लोग थे उनके एजुकेशन को लेकर ये मुहिम चलाया था। क्वेश्चन नंबर 57, दीवाने खैरात मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। दीवाने खैरात एक मिनिस्ट्री है, यह किस किंग ने चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह। पूरा नाम इसका था फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का एक किंग था, उसी ने दीवाने खैरात चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी। किन के लिए चलाया था? तो ये जो भी ऑर्फेंस थे ना, या फिर विडोज जो भी थे, यतीम बच्चे और विधवा औरतें, उनके दान देने के लिए, उनकी मदद के लिए ये नया मिनिस्ट्री चलाया था दीवाने खैरात। इस तरह का और मिनिस्ट्री कुछ चलाया था जैसे कि दारुस्सफा। ये क्या था दारुस्सफा? ये फ्री हॉस्पिटल था दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार सुने हैं, इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। एक सूफी सेंट थे, और निर्माण तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट किया था बनाने का वो इल्तुतमिश ने। तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में कुतुब मीनार में लाइटनिंग की वजह से वज्रपात होकर ऊपर का जो फोर्थ स्टोरी था, चौथा माले था, वह क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसी को रिपेयर किया था, फोर्थ स्टोरी को टुकड़ा करके दो स्टोरी में विभाजित कर दिया, रिपेयर करके वो नया से और दो स्टोरी जोड़ दिया। तो ये था फिरोज शाह तुगलक के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 सेज गांधी जीज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, हु ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। तो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन यहां से रहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक के ऑथर कौन है? बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो गांधी जी ने इस बुक को लिखा था, उनका ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मजीवनी है। गुजराती भाषा में असल में वो लिखे थे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? यही है सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महादेव देसाई। क्वेश्चन नंबर 59 सेज द मुगल इंपोर्टेड फ्रूट्स फ्रॉम। मुगल्स जो थे वो फ्रूट्स कहां से इंपोर्ट करते थे यानी आयात करते थे? तो ये करते थे आयात समरकंद से। समरकंद कहाँ है आज के डेट में अगर बात करें तो ये उज्बेकिस्तान नामक एक देश। क्वेश्चन नंबर 61 द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ दिस साइट इज इट्स डॉकयार्ड, the world's first tidal port which served as a main seaport for the Indus people. The above statement holds true for which site? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें कौन सा साइट है जिसमें डॉकयार्ड पाया गया था? ये एक यूनिक फीचर था और डॉकयार्ड कहीं नहीं मिला। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, जहां से दूसरे देशों से सी रूट से ट्रेडिंग किया जाता था, जैसे सुमेर से वगैरह से। तो ये पाया गया था, डॉकयार्ड मिलता है हम लोग का लोथाल में। लोथाल कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? गुजरात में। राखेगढ़ी यहाँ पर भी देखिए लार्जेस्ट साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 तीभागा मूवमेंट ऑफ 1946 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोल रहे तीभागा मूवमेंट जो 1946 में हुआ था कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। एग्जैक्टली अगर बात करें तो नॉर्थ बंगाल था। अब बैकग्राउंड जानते हैं कि व्हाट इज तीभागा मूवमेंट, इसका बैकग्राउंड क्या था? तो दोस्तों 1940s के टाइम में बंगाल में एक नया किस्म का लैंडलॉर्ड्स इमर्ज हुआ था जिसको बोलते थे जोतदार। जोतदार और कोई नहीं बल्कि रिच फार्मर्स ही थे, बड़े बड़े फार्मर्स जो पैसे वाले थे, रिच थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। तो ये जोतदार लोग क्या करते थे, जो छोटे किसान जो लोग हैं जिसको शेयर क्रॉपर्स कहेंगे,
उनको यह ज़मीन देते थे और वो छोटे किसान जिनका अपना कोई ज़मीन नहीं था वो इनके जोतदार के ज़मीन पर काम करते थे, जिनको शेयर क्रॉपर्स कहते थे। कहीं कहीं पर इसी को बर्गदार भी कहा गया है और कहीं कहीं पर अधियार भी कहा गया है। तो जो भी शेयर क्रॉपर्स थे या बर्गदार थे या अधियार थे वो जोतदार के ज़मीन पर काम किया करते थे और जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स होता था, जो भी फसलें उगती थी, उनका इन दोनों के बीच में बंटवारा होता था हाफ हाफ, आधा आधा, यानी कि आधा जोतदार लेगा और आधा बर्गदार लेगा, यानी शेयर क्रॉपर्स लेगा। ये 1940s के टाइम में यही नियम चल रहा था। तो 1940 में ही एक कमीशन है, फ्लॉड कमीशन। फ्लॉड कमीशन ने सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपा, रेकमेंड किया कि ये जो बंटवारा है ज़मीन का जोतदार और बर्गदार के बीच में, इस बंटवारा को कर दिया जाएगा 1/3 to 2/3। देखिए जो जोतदार है वो 1/3 पाएगा और जो बर्गदार है वो 2/3 पाएगा, क्योंकि साल भर काम करता है वो छोटा किसान बर्गदार, शेयर क्रॉपर। जोतदार तो कुछ नहीं करता है, तो आधा वो क्यों पाएगा, उसको कम पाना चाहिए। तो 3 हिस्सा में प्रोड्यूस फसल को बांटा जाता, जिसमें 1 हिस्सा पाएगा जोतदार और 2 हिस्सा पाता जो उगाता था जमीन। तो 3 हिस्सा हुआ, इसी को बोलते हैं तिभागा। तिभागा का एग्जैक्टली मीनिंग ही होता है 3 भाग। अब समझ में आ गया। तो 1946 आते आते जोतदार लोगों का जो अत्याचार था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो बंगाल में बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा एक होता था, बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा। ये दरअसल और कोई नहीं बल्कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक फार्मर विंग था। तो इन लोगों ने इसके खिलाफ में आवाज उठाया। किसके खिलाफ में? ये जो आधा आधा जोतदार और शेयर क्रॉपर के बीच है, इन लोगों के खिलाफ में आवाज उठाया और कहा कि जो फ्लड कमीशन ने रिपोर्ट दिया था उसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। इसीलिए तिभागा मूवमेंट चला। तो तिभागा मूवमेंट एक पिजन मूवमेंट था, एक किसान आंदोलन था जिसका साथ दिया था बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने। ये आंदोलन बहुत तेज हो गया, बहुत वायलेंट हो गया बाद में। तो पुलिस ने इसको दमनकारी नीति अपनाकर शांत कर दिया और गवर्नमेंट ने वादा किया कि जल्दी बर्गदार के लिए कोई बिल लेके आएगा, लेकिन वो उस वक्त तो लाया नहीं और ये आंदोलन एक तरह से असफल भी हो गया। बाद में 1950 में आज़ाद वगैरह हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल ने बर्गदार बिल भी लाया एक इन्हीं किसानों के लिए ही। क्वेश्चन नंबर 63 सेज विच मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली राजधानी कौन ट्रांसफर किया था? ये किया था शाहजहां ने। शाहजहां के बारे में थोड़ा जानते हैं। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया था अपने भी मुमताज महल के नाम पर, और मुमताज महल का भी असल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां के ही शासनकाल को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि इसके शासनकाल में प्रॉस्पेरिटी एंड पीस था। और शाहजहां का बारे में एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, शाहजहां का असल नाम यानी बचपन का नाम था खुर्रम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द वर्ड वेदा डिराइव्ड फ्रॉम विद रेफर्स टू। विद का अर्थ क्या होता है? जो वेदा है, 4 वेदा है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से निकला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका मतलब होता है टू नो, नॉलेज या फिर टू नो, जानना या ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 65, द मेंबर ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट वर नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये और गांधी जी के बहुत करीबी भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था और ये पहले नॉन इंडियन थे जिसको भारत रत्न मिला था। जब 1930 में गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आह्वान किया तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग अपने तरीके से सिविल डिसओबीडियंस को चलाए, फैलाए। जैसे कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जी ने किया, नागालैंड तरफ रानी गायत्री जी ने किया। उसी तरह से पेशावर, पाकिस्तान जो आजकल का इलाका कहेंगे या फिर अफगानिस्तान के नज़दीक, खान अब्दुल गफ्फार खान ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कारोबार संभाला। उनका एक संगठन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार का ड्रेस था रेड शर्ट पहनना, यानी कि लाल कुर्ता पहनना, इसीलिए उन संगठन का नाम ही हो गया रेड शर्ट। तो उन्होंने जो मूवमेंट चलाया ना पेशावर में, वो रेड शर्ट मूवमेंट कहलाया। दरअसल ये एक हिस्सा ही था, रेड शर्ट मूवमेंट हिस्सा था
सिविल डिसओबीडियंस का, तो खुदाई खिदमतगार यानी रेड शर्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट which started on 9th August 1940, what other sensational activity of the freedom fighters took place on that day 1925? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो इसी तारीख को, लेकिन साल अलदा, यानी 9 अगस्त 1925 को कौन सा घटना हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, काकोरी मेल ट्रेन रोबरी। अब ये क्या था? तो काकोरी लखनऊ के नजदीक, यूपी में, आज लखनऊ के नजदीक एक छोटा सा विलेज है दोस्तों। तो उसी में ट्रेन का रोबरी हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ट्रेन जा रहा था, उस ट्रेन को ये लोग लूटे थे। उस संगठन का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका निर्माण किया था चंद्रशेखर आजाद ने, और इन्हीं के मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान वगैरह, जो भी रेवोल्यूशनरी थे। तो उन्होंने अपने संगठन को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फंड का। तो फंड को इकट्ठा करने के लिए वहाँ जो खजाना जा रहा था, उनको लूटने का काम किया था। तो काकोरी मेल रॉबरी वही हुआ था, जो तारीख था वो 9 अगस्त 1925 को था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाद में इस HRA का नाम को परिवर्तन करके थोड़ा एक वर्ड यहाँ पर जोड़ा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, लिस्ट वर्ड जोड़ा गया, और इसमें हाथ था भगत सिंह वगैरह बाद में जुड़ गए थे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स रेफर्स टू द हिस्ट्री ऑफ सिंध एंड इट्स कॉन्क्विस्ट बाय द मुस्लिम। हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में कौन सा पुस्तक हमें जानकारी देता है सिंध का इतिहास के बारे में? तो ये चाचनामा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये मोहम्मद बिन कासिम, जो मैंने पार्ट ए में इसका बात किया है, पार्ट 1 जो वीडियो बनाया उसमें इसका बात किया है। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, जो राजा दाहिर उस वक्त वहाँ का किंग हुआ करता था, उसी के बारे में यह बुक चर्चा करता है। तो मोहम्मद बिन कासिम या फिर हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, which of the following reform movement was the first to be started in the 19th century? 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट सबसे पहले हुआ? तो देखो यहाँ पर प्रार्थना समाज ऑप्शन में, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। प्रार्थना समाज हुआ था 1867 में, और इसका फाउंडर था आत्माराम पांडुरंग। बाद में प्रार्थना समाज से जुड़ गया महादेव रनाडे, MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, इसी से जुड़ा था, और ये उसके बाद और ज़्यादा फ्लरिश हुआ प्रार्थना समाज, 1870s के आसपास वो जुड़ा था। बी, आर्य समाज। आर्य समाज शुरू हुआ दरअसल 1875 में, और उसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज हुआ था 1828 में, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था दोस्तों, मालूम है? ये क्वेश्चन भी पूछता है। अकबर सेकंड ने दिया था, यानी अकबर 2। ये वाला अकबर नहीं, अकबर द ग्रेट नहीं, अकबर 2 बाद में आया था, औरंगजेब का सक्सेसर में से एक था। ऑप्शन डी, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन कब शुरू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1892 में, और किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था स्वामी विवेकानंदा के द्वारा। स्वामी विवेकानंदा ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, वेस्ट बंगाल में ही तो है। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले शुरू क्या हुआ था दोस्तों? तो ये रहा ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज। ये 28 में ही हो गया था, 1800 तो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द ऑथर ऑफ तबक़त नसीरी। तबक़त नसीरी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनहाजुस सिराज। क्वेश्चन नंबर 70 सेज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NM लोखंडी। सबसे पहले लेबर मूवमेंट को इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, Which dynasty ruled over मगध आफ्टर मौर्य डिनेस्टी। मौर्य डिनेस्टी के बाद में मगध में कौन राज किया, ये कह रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं एकदम शुरुआत से आपको बता दे रहा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मगध में कौन कौन साम्राज्य, कौन कौन वंश राज किया। सबसे पहले आया हर्यंक डिनेस्टी, और इस डिनेस्टी का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यंक के बाद आया शिशुनाग डिनेस्टी, इस डिनेस्टी का संस्थापक था, फाउंडर था शिशुनाग खुद। उसके बाद आया नंदा, महापद्मानंद के द्वारा स्थापित हुआ। उसके बाद आया मौर्य डिनेस्टी, जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ तक आते आते साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैल चुका था, बल्कि मौर्य और नंदा के टाइम में
बहुत विशाल साम्राज्य हो चुका था। मौर्य के बाद में जब मौर्य लोग चले गए, डिसइंटीग्रेट हो गया। छोटे छोटे जो राज्य थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे जब लेटर मौर्य किंग्स लोग आया उस वक्त, क्योंकि वो लोग जरा वीक सक्सेसर थे। तो दो भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं, एक नेटिव राजा लोग हुए और दूसरा फॉरेनर्स लोग भी यहाँ पर हुए। अब फॉरेनर्स में कौन कौन आया दोस्तों? फॉरेनर्स में आया इंडो ग्रीक्स लोग, एक तरह से मौर्यन का ये लोग सक्सेसर था। उसके बाद शक लोग आए, जिसको शाका कह सकते हैं, इसका एक और नाम है सिथियन भी कहते हैं। उसके बाद प्रतिहार्स, उसके बाद कुषाण। कुषाण तो ज़्यादा ही फेमस हुआ, कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम में हुआ था। ये लोग था फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्य। अब नेटिव सक्सेसर्स कौन थे? नेटिव सक्सेसर्स थे शुंगा, उसके बाद में कानवा, उसके बाद में चेदी, उसके बाद में सातवाहन। ये इंडियन सक्सेसर्स थे। तब अब ऑप्शन में आते हैं कि मगध में मौर्य साम्राज्य के बाद में कौन राज किया, तो सातवाहन, शुंगा, कानवा, ये तीनों तो किए। नंदा तो मौर्य से भी पहले आ गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इन तीनों में भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी शुंगा पहले आया था। तो इस तरह से ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, विच पार्टिकुलर सिटी बिकम द नोडल पॉइंट फॉर ट्रेड के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट इन द प्री गुप्ता पीरियड एंड गुप्ता पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर या तो तक्षशिला हो सकता है दोस्तों, या विदिशा हो सकता है। मेरे ख्याल से विदिशा होगा। देखते हैं थोड़ा आंसर की में इसका क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का लिटरेरी वर्क इनमें से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। न्यूज़पेपर्स थे, वीकली थे, जर्नल्स थे। युगांतर का तो बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने लिखा था, जो अनुशीलन समिति का ही एक हिस्सा में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, जिजिया, कहीं कहीं पर इसको जजिया भी लिखा जाता है, वॉज एबोलिश्ड बाय द मुगल रूलर। जजिया किस मुगल रूलर के द्वारा खत्म किया गया, एबोलिश किया गया? तो ये अकबर होगा करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं दोस्तों। जजिया आखिर है क्या? जजिया एक प्रकार का टैक्स है। यह टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर में, इवन ब्राह्मण्स के ऊपर भी। इसी तरह का एक और टैक्स था जिसको बोलते हैं ज़कात, तो अभी भी मुसलमान लोग देते हैं। ये ओनली मुस्लिम्स पर लगाया जाता था सल्तनत पीरियड के टाइम में, मुगल पीरियड के टाइम में। और भी था, जैसे खराज था, ये भी एक टैक्स का नाम है, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था, लैंड टैक्स जिसको बोल सकते हैं। ये सब कुछ फेमस टैक्स थे जो मुगल काल में और इससे पहले सल्तनत पीरियड में लगाया जाता था। तो जजिया कर सबसे पहले सुचारू ढंग से फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था दोस्तों, और उसको ख़त्म किया अकबर ने। लेकिन अकबर ने ख़त्म करने के बाद औरंगजेब ने उसको रीइम्पोज किया, यानी कि दोबारा लगाया ये जजिया टैक्स को। तो औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया। तो उसके बाद अंतिम में फाइनली ख़त्म हुआ ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में सैयद ब्रदर्स के द्वारा। सैयद ब्रदर्स दरअसल मुगल किंग तो हुए नहीं, लेकिन किंग मेकर्स थे, किंग बनाते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला जब था, मुगल शासन कर रहा था, मुगल किंग बना, उसी के टाइम में यह एबोलिश किया गया जजिया को कम्प्लीटली। तो फिलहाल तो ऑप्शंस में अकबर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच किया है रविंद्रनाथ टैगोर, नील दर्पण, दादा भाई नौरोजी, इंडियन अनरेस्ट। दरअसल यहाँ पर बुक्स का नाम है दोस्तों, इधर में उसका राइटर या ऑथर्स है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नील दर्पण लिखा है? नहीं, नील दर्पण लिखा गया है दरअसल दीनबंधु मित्र के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट बुक लिखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा? नहीं। गोरा दीनबंधु के द्वारा? बिल्कुल नहीं। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्ता ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। तो नील दर्पण किसने लिखा है दोस्तों? नील दर्पण तो लिखा है दीनबंधु मित्र ने, नील दर्पण लिखा है। और इंडिया अनरेस्ट किसने लिखा है? तो इंडिया अनरेस्ट लिखा है एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था जिसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। इसी ने इंडियन अनरेस्ट नाम का बुक लिखा था, दरअसल एक अपने पेपर में छपा था। और ये इंडियन अनरेस्ट कहा था, उसका कहने का मतलब था बाल गंगाधर तिलक से, ठीक। और गोरा लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, गोरा को लिखा गया, ये तो जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नॉन एज, वैदिक लिटरेचर को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रुति के नाम से पुकारा जाता है। स्मृति भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों थोड़ा सा। श्रुति का मतलब होता है जिसको सुना जाएगा, सुन सुन के जिसको याद किया गया है ना, टू बी हर्ड। तो वैदिक लिटरेचर में जो मुख्य लिटरेचर आते हैं वो थे 4 वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेदों के अलावा जिनको श्रुति कहा जाता था दोस्तों, तो ये श्रुति में तो वेद आएगा ही, 4 वेद इसी में आएगा। इसके अलावा ब्राह्मणस हुआ, उपनिषद हुआ, अरण्यक्स हुआ, ये सारे श्रुति के कैटेगरीज में आते थे। और स्मृति, स्मृति में जो इनके सप्लीमेंट्रीज थे दरअसल, जैसे कि वेदांग, षड दर्शन, फिलोसॉफी, या जो एपिक्स है जैसे कि महाभारत, रामायण जो एपिक्स है, महाकाव्य है, ये सब स्मृति कहलाते थे। ठीक है, स्मृति का मतलब टू बी रिमेम्बर्ड, जो याद रखने हैं। तो श्रुति का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है स्मृति से, क्योंकि श्रुति को बोला जाता था डायरेक्ट ये ईश्वर के तरफ से आया है, भगवान की तरफ से, ब्रह्मा का ये वचन है। द इंडियन हु वॉज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात कर रहा है, उनके खुदाई में कौन सा इंडियन इनमें से इन्वॉल्व था? तो दयाराम साहनी था, राखलदास, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी था, दयाराम साहनी था। तो यहाँ तो ऑप्शन में आर.डी. बनर्जी है, यही है राखलदास बनर्जी, तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, किंग जयपाल हु फेस्ड सुल्तान महमूद इन्वेशन बिलोंग टू, तो हिंदू शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। 79, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, तभी मैंने बता दिया प्रार्थना समाज 1867 के टाइम में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था इसको। और एम.जी. रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे ने इसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया था बाद में ऐड होने के बाद। 80 नंबर क्वेश्चन, द मुगल प्रिंस हु वाज वेल वर्स्ड इन अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, वो कौन सा मुगल राजकुमार था जो अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत में बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, वेल वर्स्ड था, पढ़ा लिखा था? तो ये था प्रिंस दारा शिकोह। ये शाहजहां का पुत्र था दोस्तों, शाहजहां का 4 पुत्र था, औरंगजेब, दारा, शुजा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंस दारा शिकोह, जो शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच यूरोपियन पावर वाज द लास्ट टू रीच इंडिया, कौन सा यूरोपियन पावर इनमें से भारत में सबसे आखिरी बार आया, सबसे आखिरी था? तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रेंच। सबसे पहले आया था पुर्तगीज दोस्तों, 1498 में ही आ गया था। उसके बाद आए यहाँ पर डच लोग 1595 के आसपास। उसके बाद में ब्रिटिश लोग आए 1600 में, तो इसका बन गया था, तो 1613 में एक्चुअली में भारत में स्थापित हुए ये लोग। और उसके बाद ये लोग आए 1668 में फ्रेंच लोग आए। तो सबसे आखिरी टाइम में आया था फ्रेंच लोग, और सबसे पहले आया था पुर्तगीज, और सबसे आखिरी में भी पुर्तगीज गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुर्तगीज लोग भारत छोड़ के कब गए मालूम है? आज़ादी के बाद, यानी कि भारत आज़ाद हो गया उसके बाद। ये देखिए 1961 में दमन, दीव और गोवा पर ये लोग तब भी कब्जा करके रखे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दमन, दीव, गोवा को तो 1961 में आज़ाद किया, रिकैप्चर किया, तब जाके पुर्तगीज लोग गए। इसीलिए गोवा में आप जाइएगा तो पुर्तगालियों का अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर छाप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज एसोसिएटेड विथ, श्रीरंगपट्टनम किससे एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड एंग्लो मैसूर वार से ही रिलेटेड है, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, कालीबंगन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है जिसका मतलब होता है ब्लैक बंगाल, यानी काला चूड़ी, बेंगल मन चूड़ी। इज लोकेटेड है, कहाँ पर अवस्थित है? तो कालीबंगन अवस्थित है राजस्थान में, करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, यानी कि विड्रॉ कर दिया, रद्द कर दिया गया, क्यों कर दिया, क्या कांड हुआ था? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, चौरी चौरा कांड हुआ था, उस वक्त इंसिडेंट हुआ था। 5 फरवरी 1922 को यह हुआ था दोस्तों। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इस दिन में एक और बड़ा घटना हुआ था दोस्तों, जिस दिन ये लॉन्च हुआ ना, उसी दिन बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो गया था।
खैर, तो चौरी चौरा में ऐसा क्या हुआ था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने तुरंत एकदम अचानक से विड्रॉ कर दिया? दरअसल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ क्यों था, पहले ये जान लेते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था रॉलट एक्ट जो आया था उसके विरोध में। दूसरा, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ था, उसमें भी जो लोग वो प्रावधान दिए थे उससे आईएनसी खुश नहीं था, गांधी जी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का मांग किया था और वो लोग वहाँ पर डायरकी ला के छोड़ दिया। तो इससे वो लोग बहुत नाराज थे, इसीलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, यानी कि असहयोग आंदोलन। लेकिन गांधी जी का जैसे कि मूल मंत्र हुआ करता था नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। लेकिन चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मार्च निकला था, उस मार्च में 5 फरवरी को चौरी चौरा गोरखपुर यूपी के पास में है, यूपी में है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर पुलिस वालों को जला दिया गया, पुलिस स्टेशन के अंदर लगभग 22 पुलिस वाले मर गए, जलकर मर गए। ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये एक तरह का हिंसात्मक कार्रवाई था। गांधी जी बहुत आहत हुए और तुरंत ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वास्को डी गामा द सेलर वाज ए पुर्तगीज। ये पुर्तगीज था, वो अभी हम लोगों ने बात किया, 1498 में आया था भारत। दरअसल पुर्तगीज ये भारत में 3 बार आया दोस्तों। एक तो आया 1498 में, दूसरा बार वो आया 1502 में, और तीसरा बार आया वो 1524 में। और यहाँ जब 1524 में आया तो यहीं पर वह मर गया, कोची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When and by whom were the Ashokan inscription deciphered for the first time? आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो पेट क्वेश्चन ऑफ WBCS से। ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसेप इसका करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है कि अशोकन पिलर, अशोकन इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले किसने डिसिफर किया था, यानी कि खोजा, पढ़ा था, पढ़ने सका था वो, क्योंकि वो लोग तो दूसरा भाषा में लिखा गया और खुदाई करके एंशिएंट लैंग्वेज में है, ब्राह्मी लिपि में एक्चुअली अगर बात करें, खरोष्टी ब्राह्मी, प्राकृत में भी है कुछ कुछ, मेनली ब्राह्मी। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ पाया था और बहुत सारा इतिहास का जानकारी वहीं से तो मिला। 87 क्वेश्चन, औरंगजेब सेंट मुकर्रब खान, उनका एक जनरल का नाम है औरंगजेब का, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? तो ये संभाजी। संभाजी कौन था? शिवाजी का पुत्र था। संभाजी के अगेंस्ट में मुकर्रब खान लड़ाई किया था। नेक्स्ट 88, इन विच ईयर लाला लाजपत राय डिपोटेड टू मंडाले, मंडाले बर्मा में है दोस्तों, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्रारियन मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में किसान आंदोलन संभाल रहा था लाला लाजपत राय। इससे परेशान होकर अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ही था किसान आंदोलन, तो 1907 ईस्वी में उसने उसको मंडाले का जेल में डाल दिया। हालांकि उसी साल वो वहां से वापस भी आ गए छूटकर। और एक मंडाले एक और चीज के लिए फेमस है, एक और व्यक्ति को मंडाले में डिपोर्ट किया गया था, बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों। और इनको तो 6 साल के लिए वहां पर रहना पड़ गया था। वहीं से तो आके होम रूल मूवमेंट चलाए 1916 में। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, द लीडर ऑफ, ये रहा फिर से आ गया होम रूल मूवमेंट, बोरोड द टर्म होम रूल फ्रॉम अ सिमिलर मूवमेंट, आयरलैंड होगा इसका करेक्ट आंसर। दरअसल एनी बेसेंट पढ़े होम रूल मूवमेंट को की जनक यहाँ पर यही है। इसने और गंगाधर तिलक ने अलग अलग जगह होम रूल मूवमेंट का स्थापना किया था, होम रूल मूवमेंट चलाया था। तो एनी बेसेंट ने इससे पहले आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चला चुके थे, तो इसलिए आयरलैंड में भी होम रूल मूवमेंट चला था सक्सेसफुली। तो वहीं से होम रूल का जो जड़ है इंडिया में वहीं से लिया गया था, आयरलैंड से। नेक्स्ट 90, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था दोस्तों क्रिप्स मिशन, तभी बात किया मैंने क्रिप्स मिशन के बारे में। मार्च का महीना था, 1942 में आया था। क्यों आया था दरअसल ये भारत में, बैकग्राउंड क्या था? तो 1939 में, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेकआउट हो गया था, चल रहा था। 1942 आते आते जापान ने पूरे साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज को, स्पेशली जो ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रीज थे उनको हथिया लिया, कब्जा कर लिया, जैसे सिंगापुर में, मलाय आर्किपेलागो में, यहाँ तक कि बर्मा को भी, और इंडिया का बॉर्डर तक आ पहुँचा था। तो फिर इंडिया का तो सपोर्ट चाहिए और इंडिया सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वार में। तब क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। हम लोगों ने पार्ट 1 इस वीडियो का देखा था, अगस्त ऑफ 1940, उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया।
इंडियन के द्वारा, तब क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में भी वही 1940 की तरह ही डोमिनियन स्टेटस देने का बात किया वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रलोभन दिया, लेकिन इसको भी नहीं माना गया गांधी जी के लोग के द्वारा। आईएनसी, मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको ठुकरा दिया। तो 1942 में ये आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का प्रेसिडेंट कौन था, चेयरमैन कौन था, तो स्टेफर्ड क्रिप्स था। मैंने तभी बताया दोस्तों जो कैबिनेट मिशन प्लान वाला क्वेश्चन में, स्टेफर्ड क्रिप्स ये चेयरमैन था। इसके अलावा और कौन कौन था इसमें मेंबर, तो 3 थे। पैथिक लॉरेंस इसी में थे, उसके बाद में एवी अलेक्जेंडर। दरअसल यही तीनों 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आए थे, लेकिन उस वक्त पैथिक लॉरेंस चेयरमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस 1930 फ्रॉम, किस जगह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया था, लॉन्च किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दांडी। ठीक है, तो हुआ क्या था दोस्तों, दरअसल महात्मा गांधी ने उस वक्त तत्कालीन जो वाइस राय थे लॉर्ड इरविन, उसको 11 सूत्री मांग दिया था, 11 डिमांड दिया था। जैसे किसानों के लिए लैंड रेवेन्यू टैक्स कम करना, उसके बाद में सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना, उसके बाद में जो फॉरेन गुड्स है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाना, ये सारे मांग कुछ थे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन सारे मांगों को एक सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद में गांधी जी नाराज हो गए। गांधी जी ने फिर ठीक है सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया 1930 में। और ये शुरुआत हुआ सॉल्ट टैक्स का ब्रेक से। तो इसके लिए सबसे पहले वो साबरमती से शुरू किए, साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोवर्स को, जो कि ट्रेंड फॉलोवर्स थे, सत्याग्रही जिसको कहते हैं, वो शुरू किया और दांडी तक गया। ये भी गुजरात में है। दांडी तक पैदल मार्च किया, लगभग 240 मील की दूरी पर है, बहुत दूर। पैदल मार्च कई दिनों तक लगा, पैदल मार्च किया। इसी को कहते हैं दांडी मार्च भी कहते हैं। इनफैक्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का अलग एक नाम दांडी मार्च भी है, दांडी मार्च मूवमेंट बोल के, ठीक है। बल्कि इस दांडी मार्च को और क्या कहा जा रहा था, व्हाइट फ्लावर रिवर भी कहा गया है दांडी मार्च को। अब दांडी मार्च को व्हाइट फ्लावर रिवर क्यों कहा गया है दोस्तों, दरअसल जितने भी 78 जो वॉलंटियर्स थे महात्मा गांधी के साथ में, 17 सत्याग्रही लोग, वो सभी खादी का व्हाइट कपड़ा पहना हुआ था। तो देखकर ऐसा लग रहा था, और भी लोग जुड़ते गए रास्ते में, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफ़ेद नदी बह रहा हो, तो इसलिए व्हाइट फ्लावर रिवर नाम दिया गया था दांडी मार्च को। ज़बरदस्त हुआ था, नींव हिल गया था अंग्रेजी सरकार का इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 92 सेज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले बोल रहा है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये हुआ था 1885 में, करेक्ट है जिसने भी यहाँ लिखा है। उसके बाद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में यहाँ अनाउंस हो गया था, 27-28 में भारत आया था। होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था, वही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को आया था। तो ये बड़ा आसान वाला दे दिया है। अक्सर WBCS में तो ऐसा मैचिंग रहता था, क्रोनोलॉजिकल सजाने, ईयर सेम देता था, इवन मंथ तक सेम दे देता था और सिर्फ डेट चेंज होता था। यहाँ तो ईयर भी बहुत दूर दूर दिया है, तो इजीली इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहले 1885 को INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। लॉर्ड डफरिन था, ए ह्यूम के द्वारा। एलान ऑक्टेवियन एक ब्रिटिश थे। तो ये हुआ था, यानी कि 1 सबसे पहले आएगा, तो 1 यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर भी है 1। तो उसके बाद में साइमन कमीशन नहीं, उसके बाद में आया होम रूल मूवमेंट, तो 1 के बाद 3 आएगा। तो 1 के बाद 3 ऑप्शन ए में है, बाकी को तो नहीं पढ़ने का भी जरूरत है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 सेज रामचंद्र यादव हु फेस्ड अलाउद्दीन खिलजी। ये चला गया आपका मेडिवल हिस्ट्री में। अलाउद्दीन इन्वेजन वाज द रूलर ऑफ, ये देवगिरी का रूलर था दरअसल। अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था जिसका नाम था मलिक कफूर। इसी को 1000 दिनार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा था, जो एक यूनक था, यानी हिजड़ा कहेंगे। खैर, तो मलिक कफूर को दक्कन में ही भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देवगिरी में रामचंद्र यादव के साथ युद्ध करने वाला ये मलिक कफूर ही था। तो करेक्ट आंसर इसका होगा देवगिरी। वैसे रामचंद्र यादव देवगिरी का ही शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर वाज अ पैट्रन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड वाज पॉपुलरली नोन एज रंगीला।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला, जानते ही ये। इसी के टाइम में जजिया को कम्प्लीटली एबोलिश किया गया था दोस्तों। और ख़ास बात, इसी के टाइम में नादिर शाह जो पर्शियन रूलर था एक, भारत पर आक्रमण किया था इसी के टाइम में। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था और यहाँ से पीकॉक थ्रोन ले गया, ताउस जिसको बोलते थे। दूसरा और क्या लूट के ले गया, कोहिनूर, अपना कोहिनूर डायमंड जो था वो यहाँ से ले गया, जो मुगल काल में रहा करता था, कोलार से निकला हुआ था। कोहिनूर का एक अलग ही हिस्ट्री है दोस्तों। मुगल से नादिर शाह के पास पहुंच गया, नादिर शाह से अहमद शाह दुर्रानी के हाथ में चला गया। उसके बाद में रंजीत सिंह ने इसको फिर भारत लाया, रंजीत सिंह ने, लेकिन वहां से फिर अंग्रेजों के हाथ में चला गया, क्वीन विक्टोरिया के पास में चला गया वहां से। तो आज जो ब्रिटेन का क्वीन है उसके माथे पर जो ताज रहता है वहां पर यह सुशोभित हो रहा है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इसका मोहम्मद शाह रंगीला। संत धानेश्वर एक्चुअली होना चाहिए, संत वाज द ऑथर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमृत अनुभव, ये रहा ऑप्शन ए, अमृत अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, रानी गाइदिन्ल्यू अ रेबल लीडर अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज फ्रॉम नागालैंड, इसका करेक्ट आंसर होगा महज 16 साल का इसका उम्र था दोस्तों। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था गांधी जी की तरफ से, मैंने बताया तभी, तो उस वक्त जैसे पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान संभाल रहा था अपना आंदोलन को, रेड शर्ट वाला जो खुदाई खिदमतगार था। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। उसी तरह नागालैंड मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू ने संभाला अपना ब्रिटिश राज के खिलाफ में आवाज़ उठाया था। इनको जेल हो गया और 1947 में आज़ाद होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आसाम जेल से बरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द कुका मूवमेंट was started in the mid 19th century in वेस्टर्न पंजाब, इसका करेक्ट आंसर होगा। कुका वर्ड से आपको पता ही चल रहा होगा, ये तो पंजाबी वर्ड है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों कुका मूवमेंट? कुका मूवमेंट का शुरुआत हुआ था 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा। इसके साथ में एक और नाम आता है बाबा बालक सिंह, वो भी इनके लीडर रह चुके थे। तो वेस्टर्न पंजाब में ये शुरू हुआ था दोस्तों। और ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट था। शुरू में तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, जैसे सोसाइटी में जो इविल्स है, अनटचेबिलिटी, भेदभाव, विडो रीमैरिज वगैरह ना होने देना, इस तरह का, उनके खिलाफ में ये आवाज़ उठा रहा था कुका मूवमेंट में। लेकिन जब ब्रिटिश लोग का आगमन हो गया तो पंजाब में ब्रिटिश लोग हथियार लिए, तो उस वक्त वो पॉलिटिकल मूवमेंट भी किए थे ये कुका मूवमेंट लोग। 98 क्वेश्चन नंबर, वॉज द फाउंडर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत? जो इस पेपर का नंबर 1 क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने डिटेल में चर्चा किया है इस बारे में। सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत किसने बनाया? तो वीडी सावरकर ने बनाया था अपने भाई के साथ मिलकर। तो यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, वीडी सावरकर कहीं नहीं है, लेकिन एक सावरकर है यहाँ पर, गणेश सावरकर, ये इसी का भाई था वीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर का ही भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गणेश सावरकर। एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया था मित्र मेला, मैंने पार्ट 1 में डिटेल में इसका चर्चा किया। पहला ही क्वेश्चन ये है मित्र मेला, जो बाद में अभिनव भारत से ही मर्ज कर लिया था। तो महाराष्ट्र में ये लोग अपना गतिविधि संभालते थे दोस्तों, रेवोल्यूशनरी या एक्सट्रीमिज्म, थोड़ा रेडिकल मूवमेंट करते थे। क्वेश्चन नंबर 99, यूनिवर्सिटीज इन प्रेसिडेंसी टाउन इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1857। 1857 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 100, यंग इंडिया वॉज एडिटेड बाय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा MG साहब, यानी महात्मा गांधी जी। ये एक जर्नल था, वीकली न्यूज़पेपर था महात्मा गांधी ने, और कुछ जर्नल मैंने तभी बताया, जैसे इंडियन ओपिनियन नाम का, उसके बाद हरिजन सेवा, ये सब कुछ न्यूज़पेपर्स चलाए थे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। और महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी बुक का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। खैर, सो ये 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज हिस्ट्री का। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बांग्ला, बाय बाय।